बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करनी है 4.3 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की जो है 10th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है। इस एक्सरसाइज का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके ये जो है एक इक्वेशन फंक्शन दिया हुआ है, ये मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी और 3 का, पहले इन तीनों को करते हैं फिर नेक्स्ट वाले करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा ये स्टेटमेंट वाले सारे क्वेश्चंस हैं, तो पहले बुक से इनकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे समझेंगे और फिर इनको सॉल्व करना बड़ा आसान है। स्टेटमेंट को सिर्फ समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, अ फंक्शन बी टी इज इक्वल टू 5000 प्लस 200t। ये वाला जो फंक्शन है पहले लिखा हुआ है, ठीक है। रिप्रेजेंट द टोटल बैलेंस इन रुपीज आफ्टर टी मंथ। कहता है कि ये जो फंक्शन है ना ये टोटल बैलेंस का फंक्शन है। किसका फंक्शन है बेटा? बैलेंस का फंक्शन है, ठीक है। और किसके अंदर है? इन टी मंथ, यानी कितने महीनों का? टी मंथ का, ठीक है। यहाँ पे टी है, अगर यहाँ पे 1 होता तो ये 1 मंथ का होना था। अगर यहाँ पे टी की जगह 10 आ जाएगा तो ये कितने महीनों का बैलेंस होगा? ये आपके पास 10 महीनों का होगा, ठीक है। अभी कहता है कि ये फंक्शन टी मंथ का बैलेंस है। उसके बाद क्या कहता है? व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ। आपने क्या करना है? बैलेंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। लेकिन कितने मंथ बाद? आफ्टर 6 मंथ। तो ये जो टी है ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मंथ को कर रहा है। तो इसका मतलब हमने जो है यहाँ पे टी की वैल्यू क्या पुट करनी है बेटा? 6, क्योंकि 6 मंथ बाद वो कहता है बताएं जो है आपका बैलेंस कितना होगा। क्लियर होगी बात? तो अब इस फंक्शन में बी टी की टी की जगह क्या आ गया बेटा? 6 इक्वल 5000 प्लस 200 और 200 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? टी की जगह क्या आ गया? 6। क्लियर होगी बात? अब ये 5000 ऐसे ही और ये 200 को 6 से किया तो 1200 हो गया। 1200 में ये 5000 ऐड करेंगे तो ये 6000 और 200, ठीक है, 6200। और ये क्या आया? बैलेंस आया है। और बैलेंस का आपके पास पैसों का यूनिट क्या होता है? उसको रुपीज RS से लिख लें, और उर्दू वाले यहाँ पे रुपए भी लिख सकते हैं या वो भी RS लिख सकते हैं। तो ये आपका बैलेंस आ गया आफ्टर 6 मंथ। समझ आ गई बात? इजी है। अच्छा जी बेटा जी, अब इसका सेकंड वाला जो है क्वेश्चन उसकी स्टेटमेंट को जरा समझते हैं। क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है सेकंड वाले की? सेकंड वाले की स्टेटमेंट लिखी है, अ फंक्शन एफ के इक्वल 150 प्लस 20 के। ये एफ के फंक्शन दिया हुआ है हमें, और उसके बाद लिखता है रिप्रेजेंट द टोटल फेयर। ये जो फेयर है ना, FARE, इसका मतलब होता है किराया। क्या मतलब होता है इसका? किराया, ठीक हो गया ना। तो कहता है कि ये फंक्शन है किसका बेटा? टोटल फेयर, किराए का, ठीक है। फार किलोमीटर, कितने सफर का? किलोमीटर। अगर आप किलोमीटर जो है फासला तय करते हैं, कितने किलोमीटर? ठीक है, तो उसका ये फंक्शन है। समझ आ गई बात कि किलोमीटर का किराया निकालने का ये है। और की जगह हम जो वैल्यू पुट करेंगे, अगर की जगह 1 करेंगे तो 1 किलोमीटर का किराया आ जाएगा, 2 करेंगे तो 2 का आ जाएगा। लेकिन बुक में कहता है हाउ मच विल द फेयर, कितना किराया होगा? बी फॉर अ 12 किलोमीटर राइड, कितना फासला तय करने का? कितना बेटा? 12 किलोमीटर अगर आप सफर करते हैं, ठीक है, किसी गाड़ी में, तो उसका किराया आपने क्या करना है? मालूम करना है। कितना सफर है बेटा? 12 किलोमीटर, ठीक हो गया ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो के है ये किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसने कहा है कितने किलोमीटर का निकालना है? 12 किलोमीटर का। समझ आई बात? ओके हो गया। तो अब हम यहाँ पे एफ ऑफ के की जगह क्या पुट कर देंगे? 12, ठीक है। इस साइड पे भी 12 पुट कर दिया, और इस साइड पे 150 प्लस 20, के की जगह कितना आ गया? 12 आ गया। ओके हो गया। अब बेटा इनको करें सॉल्व। 150 प्लस 20 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 240 आ गया। कैलकुलेटर आपके पास है, आप ये करके देख लेना है, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड कर लें, कितना आएगा? ये 093 390 रुपीज, साथ ये लिख लें
यानी अगर आप बेटा क्या करते हैं 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर सफर करते हैं गाड़ी में, तो उसका किराया कितना होगा बेटा 390 रुपए होगा। समझ आ गई बात। अब बेटा इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं, बुक से स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है थर्ड वाले की। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफा सेट वुड बी फिक्स चार्जेस रुपीज 55,000। क्या कह रहा है कि फैंसी सोफा सेट आपने बनवाना है। सोफा सेट आपको पता है उसमें जो है एक 3 सीट वाला सोफा होता है, एक 2 वाला होता है और एक 1 वाला होता है। उस पूरे को हम क्या बोलते हैं सोफा सेट बोलते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है एक सोफा सेट बनवाना है और उसकी जो फिक्स चार्जेस दिए हुए हैं ना सोफा सेट बनवाने के, वो कहता है 5500 है, 5,500 रुपए है। ठीक है, और आगे नेक्स्ट क्या लिखता है, नेक्स्ट बेटा कहता है विच इज मॉडल्ड एज एफ एन इज इक्वल टू 5,500 एन, और इसका जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है 5,500 एन दिया हुआ है। समझ आ गई बात। अब आगे क्या लिखता है, आगे लिख रहा है वेयर एन इज द नंबर ऑफ सोफा सेट, यानी एन जो यहाँ पे है ना वो सोफों की तादाद है, कितने सेट आपने बनवाने हैं 1 2 3 4, उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे एन से। जितने सोफों के सेट बनवाने हैं उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे एन से। और उसके बाद क्या क्या रहा है, हमने फाइंड क्या करना है द कॉस्ट ऑफ 50 सोफा सेट्स, हमने 50 सोफे के सेटों की क्या निकालनी है कीमत निकालनी है। समझ आ गई बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एन हमने कितना रखना है बेटा 50 रखना है। ठीक है, कितने सेट्स होने चाहिए 50 सेट्स होने चाहिए। क्लियर होगी बात। अब एन की जगह क्या पुट किया 50 इक्वल 5500 और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है एन, इसकी जगह क्या आ गया 50। ओके हो गया। अब बेटा इन दोनों को करें मल्टीप्लाई तो 50 सोफों के सेट की वैल्यू आ जाएगी। करें कितना आ रहा है आपके पास, ये आ जाएगा 0 0 0, उसके बाद 5 और ये 2 7, ये आपके पास आ गया 27,005 सॉरी 2,75,000। ठीक है, कितना आया है 2,75,000। कितने सोफों के सेट बनाने की, अगर एक सेट की कीमत जो है 5500 है, 5,500 है एक सेट की, तो 50 सेटों की कीमत कितनी होगी जो है 2,75,000। और पैसों को हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं रुपीज से, आर एस से। समझ आ गई है बात बेटा। तो ये जो एक्सरसाइज 4.3 थी उसके पहले 3 सवाल हो गए हैं, इनको नोट कर लें, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वाले करते हैं। जी बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 ये 3 क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज 4.3 के। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 जो है इसकी बुक में स्टेटमेंट जो लिखी है इसको जरा देखें। कहता है फंक्शन टी डी इज इक्वल टू डी ओवर 60, ये फंक्शन हमें दिया हुआ है एक। ठीक है, और इसमें क्या कहता है रिप्रेजेंट द टाइम इन आवर्स टू ट्रेवल अ डिस्टेंस डी किलोमीटर्स। इस फंक्शन के अंदर कहता है टी जो है टाइम इन आवर्स है और डी जो है ना ये डिस्टेंस इन किलोमीटर है। ठीक है, फासला किलोमीटर में है जो है उसको डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टी जो है वो टाइम को घंटों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहता है हमने फाइंड क्या करना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 180 किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा 180 किलोमीटर फासला तय करने के लिए। ये फंक्शन है ठीक है, जिसमें हम टी टाइम को कह रहे हैं घंटों के अंदर, डी डिस्टेंस को कह रहे हैं किलोमीटर के अंदर। तो कहते हैं अगर आपका डिस्टेंस 180 किलोमीटर हो, फासला आपने कितना तय करना है 180 किलोमीटर फासला तय करना है, तो बताएं उसके लिए कितना टाइम लगेगा। और टाइम को हमने रिप्रेजेंट किया है इन आवर्स यानी घंटों में। असल में वो ये पूछ रहा है 180 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कितने घंटे दरकार होंगे। ठीक हो गया ना, तो वो हमने फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको जब स्टार्ट करना है तो इसमें डी की वैल्यू कितनी रख लेनी है 180 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस इसमें कितना है 180 किलोमीटर। वैल्यू पुट करें टी, डी की जगह कितना आ गया
180 इज इक्वल, इस डी की जगह भी कितना आ गया 180/60। तो बेटा 180 को 60 पे डिवाइड करें, कितना आता है टाइम आपके पास 3 आ जाएगा। ओके हो गया। और टाइम को रिप्रेजेंट किससे कर रहे थे, आवर्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे बेटा। तो ये कितने आवर्स आपको दरकार होंगे, 3 आवर्स दरकार होंगे। ठीक हो गया। 180 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कितने घंटे बेटा लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। समझ आ गई है बात, ओके क्लियर है। अच्छा अब ये बेटा आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, अ कंपनी चार्जेस ₹100 फॉर इनकोडिंग वर्क। एक कंपनी है जो काम करने के पैसे कितने लेती है, 100। ठीक है, इनकोडिंग अ वर्क, जैसे हम लेट्स सपोज करते हैं कि हमने क्या करना है, हम ये जो एक्सरसाइज है ना, ठीक है, इसको हमने क्या करना है जो है वो इसके नोट्स बनवा के उनको प्रिंट करवाना है। ठीक हो गया ना। तो वो 1 पेज पे बने, 2 पे बने, 3 पे बने, जितने पे मर्जी बने। ठीक है, वो कंपनी सिर्फ जो है ना उनको जो है वो कंप्यूटर के अंदर टाइप करके लिखने के पैसे कितने ले रही है, 100 रुपीज। समझ आ गई बात, कि कोई भी काम जो हम उनसे करवा रहे हैं ना, उस काम करने के पैसे कितने हैं, 100 रुपीज है। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है, इन एडिशन, और उसके साथ साथ जो है द कंपनी चार्जेस ₹5 पर पेज ऑफ प्रिंटेड आउट। यानी अगर आपने सिर्फ उसको कंप्यूटराइज लिखवाना है, लिखवाने के 100 रुपए हैं, और अगर आपने प्रिंट करवाना है तो एक पेज प्रिंट करने के कितने रुपए ले रही है, 5 रुपए ले रही है। यानी वही मैंने जैसे आपको कहा कि हम 4.3 एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ये हमें जो है वो कंप्यूटर के अंदर जो क्या कर दें, इसको लिख दें। ठीक है, तो अब वो कंप्यूटराइज फॉर्म में लिखने के सिर्फ पैसे ले रहे हैं 100 रुपया। और फिर अगर हम कहते हैं ना हमें प्रिंट भी करके दे, तो वो क्या कहते हैं, जितने पेज प्रिंट करवाएंगे एक पेज के कितने पैसे लगेंगे, 5 रुपए। समझ आ गई बात। आगे क्या कहता है, नेक्स्ट में कहता है द मॉडल ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 100 प्लस 5x। ये है फंक्शन हमारे पास है। इसका मतलब ये है कि काम करने के 100 रुपए प्लस एडिशन उसमें हो रहा है प्रिंट करने के 5 रुपए, और x क्या होगा, नंबर ऑफ पेजेस होंगे। अगर x 1 होगा तो एक पेज, ठीक है, 100 रुपए का काम किया और उस एक पेज को प्रिंट करने के 5 रुपए, तो 100 में 5 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105। अगर 2 पेज होंगे तो 100 का काम किया प्लस 5 के साथ x की जगह 2 आएगा, 2 को 5 से करेंगे 10, और 10 100 में ऐड करेंगे तो 110 रुपए हो जाएंगे। बात समझ आई है। तो नेक्स्ट आगे उसने लिखा है वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड आउट, और x नंबर ऑफ पेजेस, पेजेस की तादाद को जाहिर कर रहा है। हाउ मच विल कंपनी चार्जेस फॉर 55 पेज इनकोडिंग एंड प्रिंटिंग वर्क। अब बेटा कह रहा है कि कंपनी जो है अगर हम उसको 55 पेजेस देते हैं कि आपने इसको जो है इनकोडिंग भी करना है और उसको प्रिंट आउट भी करना है, ठीक है, तो फिर कितने पैसे लगेंगे। समझ आई है बात। तो अब पेजेस की जो तादाद है उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया था, तो कितने पेजेस अब हमने प्रिंट करवाने हैं बेटा, 55 पेजेस। समझ आ गई बात। अब इस x की जगह क्या आएगा, 55 इक्वल 100 प्लस 5, और इस x की जगह भी क्या आ गया, 55। ये 100 ऐसे ही, प्लस 5 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 275। यही आया है। करके देखेंगे, कैलकुलेटर आपके पास है, मुझे बताया करें अगर कोई इसमें मिस्टेक हो। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 375। ये बेटा आपके पास जो है 55 पेजेस को प्रिंट आउट करने के जो कीमत है वो कितनी आ गई है, 375 रुपीज। समझ आ गई बात, ओके हो गया। अच्छा जी, अब बेटा लास्ट वाला जो इसमें लास्ट वाला कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ठीक है, उसको बेटा अब हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो है स्टेटमेंट लिखी हुई है, अ केमिकल रिएक्शन इज स्टेबल एट 37 डिग्री सेल्सियस, द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप्ड इफ द टेम्परेचर डेविएट बाय मोर देन 2.5 डिग्री सेल्सियस, द कंडीशन इज मॉडल्ड एज
मॉड टी -37 डिग्री ग्रेटर देन 2.5 डिग्री, टी बी द टेम्परेचर, और टी जो यहाँ पे है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर व्हाट टेम्परेचर वैल्यू मस्ट द प्रोसेस बी स्टॉप्ड। अब बेटा ये पूरी जो स्टेटमेंट है ना इसको जरा समझते हैं। कहता है कि एक प्रोसेस है, रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जो कितने टेम्परेचर के ऊपर जो है स्टेबल होता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक हो गया ना। फिर कहता है उसके अंदर जो टेम्परेचर डेविएशन है ना, डेविएशन का जो लफ्ज है ना इसका मतलब है तब्दीली, कि टेम्परेचर कितना बढ़ सकता है या कितना कम हो सकता है। वो कहता है 2.5 डिग्री या बढ़ सकता है या कम डेविएट कर सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो हमसे ये कह रहा है कि कितने टेम्परेचर की कितनी वैल्यू पे ये प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। जी बेटा, अब इस स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि हमारे पास टी टेम्परेचर है और ये जो केमिकल रिएक्शन है ना एक, ये 37 डिग्री पे क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब कि 37 डिग्री पे ये रिएक्शन हो रहा होगा, 37 डिग्री पे ये रिएक्शन रुकता नहीं है, स्टेबल है, चल रहा है, ठीक हो गया ना। अब कहता है इसका जो टेम्परेचर है ना कितना ज्यादा हो सकता है कितना कम हो सकता है, 2.5 डिग्री ही बढ़ सकता है और 2.5 डिग्री ही कम हो सकता है। बढ़ने का मतलब प्लस होना और कम होने का मतलब क्या है, माइनस होना। यानी 37 डिग्री में हम जो है 2.5 डिग्री बढ़ा सकते हैं या 2.5 डिग्री कम कर सकते हैं, इतना डेविएट हो सकता है। बात समझ आ गई है। और फिर क्या कहता है, आपने क्या करना है, टेम्परेचर की वो वैल्यू फाइंड करनी है जब ये रिएक्शन रुक जाएगा। रुकेगा कब, ठीक है, वो हमने वैल्यू जो है इसकी फाइंड करनी है। आप देखें बेटा, ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी दी हुई है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब ये जो आपका मॉड का साइन है इसको हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आपको पता है हम क्या लगा देते हैं, ±2.5 डिग्री, ठीक हो गया ना। चाहे ये जो प्लस माइनस हमने लगाया है चाहे इस तरफ लगा ले चाहे आप राइट साइड पे लगा ले। क्लियर होगी बात। हमने लास्ट एक्सरसाइज में लेफ्ट पे लगा के भी क्वेश्चन किए थे, राइट पे, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बेटा ये देखें, एक वैल्यू टी की आ गई, टी -37 डिग्री जो है आपका वो क्या आ गया बेटा, ग्रेटर देन 2.5 डिग्री, और एक वैल्यू क्या आ जाएगी, टी -37 डिग्री ग्रेटर देन -2.5 डिग्री। यहां तक ओके है। एक दफा इस वैल्यू को हमने प्लस में रख लिया और एक दफा माइनस में, ओके है, क्लियर हो गया। अब बेटा देखें, ये टी इधर ही, ये आपके पास साइन भी ऐसे ही, ये 37 डिग्री जो है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, इधर माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस का हो जाएगा। तो टी ग्रेटर देन किसके आ गया, इसको देखे जरा, आपके पास ये कितना आता है बेटा, इसका आपके पास आएगा ये, इसमें ऐड करें कितना आता है, इसको ऐड करके देखे कितना आ रहा है, 39.5 39.5 डिग्री, ओके हो गया। अब इधर से बेटा आपने निकालना है, ठीक हो गया ना। अब इधर हमारे पास ये वैल्यू क्या थी, माइनस में थी, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा, इधर देखे बेटा जरा, यहाँ पे एक चीज है, अगर प्लस माइनस हमने ये जो लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है ना, इसके जो है वो राइट साइड पे लगाया है ना, तो जो माइनस वाली वैल्यू जब आपने लिखनी है ना तो इसका साइन यहाँ पे चेंज हो जाना है, ये बात याद रखना। और अगर हम लेफ्ट साइड पे लगाते ना तो वो नीचे जाके चेंज होना था। क्लियर होगी बात। तो ये लेस देन ग्रेटर देन में याद रखिएगा कि जब माइनस वाली वैल्यू लिखते हैं तो उसके साथ साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब ये देखें, टी लेस देन, ये क्या आएगा बेटा आपके पास, -2.5, और ये जो इधर माइनस का है वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 37 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस माइनस करें तो टी कितना आया बेटा आपके पास, करें कैलकुलेटर से, 34.5 डिग्री। समझ आ गई बात, क्लियर है। तो अब बेटा हमारे पास दो आंसर आ गए हैं। उसने ये कहा था बताएं आपका ये रिएक्शन कब रुकेगा, स्टॉप कब होगा। बेटा अगर आपका टेम्परेचर 39.5 डिग्री से बढ़ेगा तो फिर भी रिएक्शन रुक जाएगा, और अगर 34.5 डिग्री से कम होगा तो तब भी आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका टेम्परेचर जो है बेटा
वो ग्रेटर देन होगा 39.5 डिग्री से, इससे इधर तक चलेगा। इससे अगर बढ़ेगा ना तो फिर क्या हो जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगा। और दूसरा आर, अगर टेम्परेचर जो है वो लेस होगा 34.5 से, 34.5 से लेके 39.5 तक तो आपका जो है रिएक्शन होता रहेगा। लेकिन जैसे ही इस लिमिट को क्रॉस करेगा, इससे ज्यादा या इससे कम होगा, तो साथ ही आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। समझ आ गई बात बेटा, क्लियर है? ये आपका जवाब है, ओके हो गया ना। और दोबारा से जरा देख लें, उसने कहा था 37 डिग्री टेम्परेचर है, स्टेबल रिएक्शन का, रिएक्शन बेहतर तरीके से हो रहा है। इसमें कितना डेविएट हो सकता है, इसमें डेविएट ये हो सकता है ±2.5, यानी कितनी तब्दीली आ सकती है, 2.5 टेम्परेचर बढ़ सकता है या 2.5 कम हो सकता है। अगर 2.5 बढ़ाएंगे तो वो 39.5 हो जाएगा, और 2.5 कम करेंगे तो 34.5 हो जाएगा। इस रेंज तक तो आपका रिएक्शन होगा, ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा और ये कम से कम। लेकिन अगर इससे ज्यादा कम करेंगे या इससे ज्यादा बढ़ाएंगे, इसको 40 पे ले जाएं, रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसको 34 पे ले आए, 34.5 से मजीद कम करें तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। समझ आ गई बात, क्लियर है? तो हमें लिमिट पता चल गई कि कम से कम कितनी वैल्यू होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यू होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट, इसको करें नोट, फिर हम इसका नेक्स्ट वाले 2 क्वेश्चन करते हैं। जी बेटा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों करने हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के 4.3 के। क्वेश्चन नंबर 7 की बेटा जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, कहता है अ फैक्ट्री प्रोड्यूस मेटल रॉड्स दैट मस्ट बी 2.5 मीटर लॉन्ग। एक फैक्ट्री है जो मेटल धात के क्या बनाती है, रॉड बनाती है, ठीक हो गया ना। और उस रॉड की कहता है जो लेंथ है वो कितनी लेंथ के बना रही है, फैक्ट्री जो है 2.5 मीटर लॉन्ग, ठीक हो गया ना। जो रॉड बन रहा है वो कितना लंबा बन रहा है, 2.5 मीटर लंबाई का रॉड फैक्ट्री बनाती है। उसके बाद कहता है विद अ टॉलरेंस ऑफ ±0.04 मीटर। टॉलरेंस कहते हैं, जैसे पीछे डेविएट का लफ्ज था ना एक क्वेश्चन में, उसका मतलब क्या था, तब्दीली, ठीक है। यहाँ पे भी टॉलरेंस का मतलब ये है कि कितनी लेंथ ज्यादा की जा सकती है और कितनी कम की जा सकती है, ±0.04, ठीक है। यानी या तो हम लेंथ को बढ़ा कितना सकते हैं, 0.04 मीटर बढ़ा सकते हैं, और कम भी कितना कर सकते हैं, 0.04। प्लस माइनस का मतलब ही क्या है, प्लस का मतलब बढ़ाना और माइनस का मतलब कम करना। इतना लंबाई में हम उसकी रॉड की लंबाई में तब्दीली कर सकते हैं। बात समझ आ गई है? यानी रॉड जो फैक्ट्री में बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2.5 मीटर लॉन्ग बन रहा है, लंबा, और उसमें हम कितनी तब्दीली ला सकते हैं, 0.04 मीटर। समझ आ गई बात? नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट लिखता है एन एब्सोल्यूट वैल्यू इन इक्वालिटी मॉडल दिस, और इसकी जो इन इक्वालिटी मॉडल है वो ये है, x माइनस 2.5 का मॉड है, और ये लेस देन इक्वल किसके है, 0.04 के। व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल लेंथ। तो अब वो कहता है उस लेंथ की रेंज फाइंड करनी है कि बड़े से बड़ा रॉड कितनी लेंथ का बन सकता है और छोटे से छोटा कितनी लेंथ का रॉड बन सकता है। समझ आई है? वैसे उसने कहा है कि फैक्ट्री जो है वो 2.5 मीटर लॉन्ग रॉड बनाती है, कितना बड़ा बना सकती है, 2.5, और उसमें टॉलरेंस भी बताई है कि तब्दीली कितनी कर सकते हैं, 0.04 बढ़ सकता है और 0.04 ही कम हो सकता है, ठीक है। तो अब रेंज हमने फाइंड करनी है, इसकी इनइक्वालिटी हमें दी हुई है। तो बेटा सबसे पहले इसको खत्म करेंगे तो क्या आएगा, ये x माइनस 2.5 लेस देन इक्वल 0.04। अब हमारी मर्जी है, चाहे हम प्लस माइनस इस तरफ लगा लें चाहे इस तरफ लगा लें, ठीक है। लेकिन अगर इस तरफ लगाएंगे तो फिर माइनस वाले के साथ हमें ये साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। समझ आ गई बात? तो हमने इधर लगा दिया, ठीक हो गया। अब ये आएगा एक दफा x माइनस 2.5 लेस देन इक्वल प्लस का 0.04, और एक दफा क्या आएगा, x माइनस 2.5 लेस देन इक्वल की बजाय अब क्या आ जाएगा,
ग्रेटर देन इक्वल। समझ आई है बात? क्योंकि ये जो माइनस वाली वैल्यू होनी है बेटा उसके साथ साइन क्या हो जाना है, चेंज हो जाना है। समझ आई है बात? ओके हो गया, क्लियर है। अब इसको आपने क्या किया, x ये माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इस साइड पे था 0.04 और इसमें प्लस क्या हो गया 2.5। करें बेटा इनको ऐड तो कितना आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू कितना आया बेटा 2.54। ठीक हो गया। अब इसको करें x इधर ही, ये जो माइनस की वैल्यू है दूसरी तरफ जाके क्या हो गई प्लस की, -0.04 प्लस 2.5। तो ये कितना आया बेटा, ग्रेटर देन इक्वल कितना आ गया 2.46। अब ये देखें, अब उसने कहा था कि जो रॉड के अंदर तब्दीली आ सकती है ना वो कितनी आ सकती है, 0.04 ज्यादा हो सकता है और -0.04 कम हो सकता है। ठीक हो गया ना। तो अब बेटा ये इसकी रेंजेस आ गई हैं, क्या आ गई हैं, इसकी रेंजेस आ गई हैं। एक आई है 2.54 और एक क्या आई है 2.46। यानी उसने कहा था जो रॉड बन रहा है ना बेटा, ये लेट्स सपोज रॉड है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 2.5। इसको हम जो है कितना मजीद इसमें इजाफा कर सकते हैं 0.04 का, और इसमें कमी भी कितनी कर सकते हैं हम, वो अगर हमने इसमें कमी करनी है तो छोटा होगा और वो कितना कर सकते हैं -0.04। ठीक है, बढ़ा भी उतना ही सकते हैं 0.04 और कम भी कितना कर सकते हैं 0.04। कम करेंगे तो ये रेंज आ जाएगी, बढ़ाएंगे तो ये रेंज आ जाएगी। तो इसकी रेंजेस आ गई हैं, यही हमारा आंसर है। इसके नीचे यहाँ पे ये लिख ले कि हमारा जो है x जो है या तो लेस देन इक्वल 2.54, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। एक्सेप्टेबल जो रेंज है ना वो क्या है, ये वाली है। या फिर हमारा क्या होना चाहिए, दरमियान में आर लगा लें कि 2.64 से बड़ा होना चाहिए, इससे मजीद छोटा नहीं। इससे बड़ा नहीं हो सकता और इससे छोटा नहीं हो सकता। समझ आ गई बात, क्लियर है? ये एक्सेप्टेबल रेंजेस हैं। ठीक है कि 2.5 में से कम करके इतना कम हो सकता है, इससे मजीद कम नहीं हो सकता, और ज्यादा इतना हो सकता है, इससे मजीद ज्यादा नहीं हो सकता। अब बेटा लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। उसकी बुक में स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 8 की। A machine part must be aligned so that its center is exactly at 0. If it shift more than 0.1 millimeter, the part is rejected. कहता है कि मशीन बना रहे हैं और उसके पुर्जे, जब आपको पता है कि जब भी कोई मशीन बनती है तो एक एक हिस्सा अलग-अलग बनाया जाता है, फिर उनको क्या किया जाता है, एक दूसरे के साथ अलाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है। समझ आ गई बात? तो कहता है कि अगर आपके जो पुर्जे हैं ना वो तब अलाइन होंगे जब उनके दरमियान में जो है बेटा क्या होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सेंटर इज एग्जैक्टली एट 0। हर पुर्जे का सेंटर कहाँ पे होगा, 0 पे। समझ आ गई है? और अगर उसका जो है बेटा फासला बढ़ गया 0.1 मिलीमीटर से तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 0 पे होगा फिर तो परफेक्ट है सेंटर। 0 से बढ़ के 0.1 मिलीमीटर भी हो जाए फिर भी मशीन में लग जाएगा। लेकिन अगर उस पुर्जे का जो सेंटर है वो 0.1 मिलीमीटर से भी उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो फिर क्या होगा बेटा, वो मशीन के अंदर फिट नहीं आएगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, उस पुर्जे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बात समझ आई है? ओके हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, द मॉडल इज गिवन बाय एक्स मॉड ग्रेटर देन 0.1। ये उसका मॉडल दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्या कहता है, हमने करना क्या है, व्हाट पोजीशन ऑफ द सेंटर कॉज रिजेक्शन, और रिजेक्शन की क्या क्या कंडीशन आ सकती हैं वो आपने बतानी है। ठीक है, दोबारा से सुन लें। स्टेटमेंट के अंदर ये कहता है मशीन के डिफरेंट पार्ट्स बनाए गए हैं, पुर्जे बनाए गए हैं, उनको आपस में जोड़ना है। अगर हर पुर्जे का सेंटर 0 पे आए ना, ठीक है, कितना हो, 0 पे सेंटर जो है, तो फिर इसका मतलब है कि वो परफेक्ट अलाइन करेगा, दूसरे पुर्जों के साथ बेहतरीन तरीके से जुड़ के काम करेगा, मशीन अच्छे से चलेगी।
हाँ उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली आ सकती है 0.1 मिलीमीटर तक, जीरो वैल्यू नहीं है, 0 से 0.1 मिलीमीटर जो है ना उसका सेंटर आ गया है, फिर भी वो काम करेगा। लेकिन अगर मोर देन 0.1 मिलीमीटर होगा ना उसका सेंटर, तो फिर वो काम नहीं करेगा, उस पुर्जे को मशीन में नहीं लगाएंगे बल्कि क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब कहते हैं कब कब रिजेक्ट किया जा सकता है, रिजेक्शन की काजेज बतानी है, वजूहात बतानी है। ठीक हो गया ना। तो बड़ा सिंपल सा है बेटा, सबसे पहले इस मार्ड को क्या करना है, खत्म करना है। तो जब मार्ड को खत्म करते हैं तो क्या करते हैं, इसके साथ लगाते हैं प्लस माइनस, चाहे आप इधर लगा लें चाहे आप इस साइड पे लगा लें। क्लियर होगी बात। लेकिन इस साइड पे लगाना है तो एक दफा x ग्रेटर देन 0.1 प्लस का, और एक दफा x जब माइनस वाली वैल्यू लिखनी है ना 0.1 माइनस वाली, तो ये साइन क्या हो जाना है बेटा, चेंज हो जाना है। बात समझ आ गई है, क्लियर है। अच्छा अब ये आपके पास यही दो आंसर हैं, ठीक है, यही आपके आंसर है, क्योंकि आगे ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, एक है x ग्रेटर देन 0.1, इसके साथ आप मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसका यूनिट मिलीमीटर है, और एक आ जाएगा x इज लेस देन -0.1 मिलीमीटर। अब इसका मतलब पता है क्या है, ये रिजेक्शन पॉइंट्स हैं। ठीक है, इतनी वैल्यू तक तो क्या होगा, अगर उसके x की यानी उसके जो है सेंटर की वैल्यू कितनी आती है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है वो अलाइन हो जाएगा, साथ जुड़ जाएगा, उसको लगा लेंगे। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाएगी, x की वैल्यू 0.1 से ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू जो है वो -0.1 होगी फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इससे मजीद कम हो जाएगी तो फिर भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो रिजेक्शन पॉइंट्स है ना, उसकी रिजेक्शन पोजीशंस हैं, वो एक है x ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए 0.5 से, और एक है लेस देन नहीं होना चाहिए -0.1 मिलीमीटर से। समझ आ गई बात। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो है 4.3 वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है इस चैप्टर की। अब इसकी एक एक्सरसाइज रह गई है, रिव्यू एक्सरसाइज, जिसको आधा मश्क बोलते हैं, वो हमने करनी है बेटा। इस एक्सरसाइज में अगर आपका कोई भी मसला हो, कोई चीज समझ ना आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।